हाँ, तो इस चैप्टर की अपने व्याख्या कर ली थी। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन आंसर तो। और काव्यखंड का चैप्टर 7 बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के द्वारा लिखा गया, बहुत ही शानदार चैप्टर। और इसमें क्वेश्चन आपको बड़े इजी लगेंगे, ठीक है। कि स्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों, ठीक है। पहले अपन एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे जो बुक के लास्ट में दे रखे हैं चैप्टर के, उसके बाद में अपन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इन क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हो तो इनकी बार एग्जाम में बाहर कुछ नहीं जाना, बस यही आने। तो यहाँ पर स्थिर सुख पर दुख की छाया जो पंक्ति वो कहा गया है, वो पूंजीपतियों के द्वारा सामान्य लोगों किसानों का जो शोषण किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको खून चूस लिया जाता है उनका, उनके बारे में कहा गया है। इस कारण पूंजीपतियों के पास में तो पर्याप्त सुख के साधन होते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा होता है, तो सारी फैसिलिटी होती है। जब जैसे ही सोशल रिवोल्यूशन आता है, सामाजिक क्रांति जब होती है कि समाज में जो भी गरीबों के लिए हित के लिए कुछ काम किए जाते हैं, तो ये सदैव डरते हैं, जिसको अपन बादलों से इंडिकेट करेंगे इस चैप्टर में, है ना। बादलों को क्रांतिकारी बताया गया है। तो क्रांति आने से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, इन्हें पता है, पैसे वाले लोगों को, जो कि किसानों को गरीबों को लूट लेते थे। लेकिन जैसे गवर्नमेंट कहते हैं कि ये स्कीम है, इनके पास में छूट है, इनके लिए इतना पैसा इनको देना पड़ेगा, ये सब, तो फिर ये लोग पैसे वाले पूंजीपति लोग डरते हैं उनसे। अतः क्रांति या विनाश की आशंका को उनके सुख पर दुख की छाया बताया गया है। उनके सुख पर दुख, ये व्याख्या वाले पोर्शन पढ़ा था ना अपन ने, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर और व्याख्या दोनों एक साथ पढ़ो, तब पता चलेगा कि हाँ, ठीक है। फिर सेकंड है कि अश्निपात। अश्निपात का मतलब बिजली का गरजना, गिरना। तो अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में क्रांति के विरोधियों, स्वार्थी पूंजीपतियों, यानी कि ये अब अश्निपात का मतलब बिजली बादल जब गरजते हैं, बिजली नीचे ज़मीन पर गिरती है, तो ये जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, अपन व्याख्या में पढ़ा था, ये बड़े घबराते हैं, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे को तो व्यंग्य किया गया, उसका मीनिंग निकालना है। तो मीनिंग ये है कि क्रांति के विरोधी, क्योंकि ये उसका विरोध करें, जबकि किसान तो चाहते हैं कि बारिश हो, बादल गरजे, ठीक है। तो जो क्रांति, सामाजिक क्रांति के विरोधी लोग हैं, वो स्वार्थी पूंजीपति जो लोग हैं, वो शोषकों की ओर से संकेत किया गया है, ठीक है। पूंजीपति या शोषक का मतलब है जो इनका शोषण करते हैं, वो शोषक कहलाते हैं, उनकी ओर संकेत किया गया इस पंक्ति में, ठीक है। कि जिस प्रकार बरसात में बिजली गिरने से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, पर्वतों की चोटियां खंडित हो जाती है, टूट जाती है, उसी प्रकार क्रांति होने से बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो घमंड है, जो गर्व है, वो चूर चूर हो जाता है, ठीक है। और धन संपन्न लोग भी धराशायी हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें क्रांति के प्रभाव की ओर संकेत किया गया है, ये चीज़ है। तीसरा, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में जो ये विप्लव रव है, इसका क्या तात्पर्य है? छोटे ही शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? बढ़िया क्वेश्चन। विप्लव रव का आशय क्रांति का स्वर है। विप्लव रव का मतलब राग है कि क्रांति होगी, ऐसा होगा, ऐसा राग है। और जब क्रांति होती है तो उसका सबसे अधिक लाभ छोटे लोगों, अर्थात जो शोषित हैं, जिनका शोषण किया इन पूंजीपति लोगों ने, उन गरीबों को मिलता है। और क्रांति ही उथल फुथल से संपन्न लोगों का सब कुछ छीन जाता है और छोटे लोग लाभान्वित रहते हैं। इसी आशय से कवि ने कहा कि छोटे ही शोभा पाते हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट छोटों को ही है, जो भी सामाजिक क्रांति होगी, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि छोटे ही शोभा पाते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया गया है? तो देखो, बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। कैसे? कि बादलों की गर्जना से, बिजली कड़कने से, मूसलाधार बरसने से भय का वातावरण बन जाता है। एक तो ये है, हाँ, ये बात तो जरूर लोग डर जाते हैं। और बिजली गिरने से बड़े बड़े लता वृक्ष ये धराशायी भी हो जाते हैं, नुकसान भी होता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो विनाश का दृश्य भी हमें दिखाई देता है। लेकिन एक लाभ होता है, छोटे छोटे पौधे और खेत की हरियाली लहराने लगती है, कमल खिल जाते हैं, धरती अंकुरित हो जाती है, सारी प्रकृति, एक नया जीवन, पूरा परिवर्तन हो जाता है। कुछ नुकसान तो देखो है, लेकिन फायदे ज़्यादा हैं। कभी कभी नुकसान हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, या फिर बिजली गरजने से खूब सारे नुकसान भी होता है, लेकिन हाँ, फायदे ज़्यादा है। तो ईजी है, ये तो आपको सबको पता होगा। पांचवा, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भावना। अट्टालिका मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऊंचे ऊंचे मंजिल भवन। बादल राग की, इस पंक्ति में क्या भाव है? भाव क्या, मीनिंग क्या है? तो कवि कहता है कि जो धनिक या पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, उनकी ये अट्टालिका सुख सुविधा देने वाली न होकर गरीबों का शोषण करके उन पर आतंक फैलाने वाली या आतंक की प्रतीक है। इनकी ऊंचाइयां ही गरीबों
गरीबों में भय उत्पन्न करती है। ठीक है, इनकी ऊंचाइयां ही गरीबों में भय उत्पन्न करती है। गरीब लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं, डर जाते हैं कि और इतना बड़ा लोग से इतना बड़ा लोग, इससे डरना चाहिए वरना तो अपना कुछ भी कर सकता है ये वो। तो ये सब आतंक का काम करते हैं, गरीबों को डराने का काम करते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा पैसा गरीबों का है। उस पैसे को ये जोड़ के 2 नंबर बना के मतलब ये अपना वो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अश्निपात से शापित उन्नत शत शतवीर, बादल राग कविता में बादलों को अश्निपात से शापित उन्नत शत शतवीर कहने का क्या मतलब है? तो देखो, बरसात में बिजली गिरने से जैसे बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार जब क्रांति होती है तो क्रांति से सैकड़ों पूंजीपतियों और शोषक वर्ग के बड़े लोगों का सर्वनाश हो जाता है। जब कहते हैं ना छापे लगते हैं, गवर्नमेंट जब इंक्वायरी करती है, हालांकि गवर्नमेंट खुद भ्रष्ट होती है कभी कभी तो, लेकिन ढंग से अगर छानबीन होती है तो पता चलता है कि ये सारा का सारा पैसा करप्शन का है, तो उससे वो शोषक वर्ग बड़े बड़े लोगों की सर्वनाश हो जाता है। इसका तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन की व्यंजना करना है। ठीक है, फिर सातवां, तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के वीर। कवि निराला ने विप्लव का वीर किसे कहा है और क्यों? तो कवि निराला ने बादलों को विप्लव का वीर कहा है। हमेशा ये जब भी बात आएगी विप्लव के वीर का मतलब है कि जो किसान हैं वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बरस हो ताकि यहाँ हरियाली आएगी, फसल अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि वे लगातार उमड़ घुमड़ कर बिजली गिराते हैं तथा बड़े बड़े वृक्षों एवं पर्वत शिखरों को अपनी शक्ति से धराशायी करते हैं, उनसे छोटे छोटे पौधों को उगने और बढ़ने का अवसर मिलता है, इसलिए कहा गया है। पूछा ना क्यों, तो इसलिए, ये क्यों कि यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी, रिपीट है एक तरीके से। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो बादलों के बरसने से छोटे छोटे पौधों का विकास होता है, घास उग जाती है, छोटे छोटे पौधे जिनको बोलते हैं अपन, वो उनका ग्रोथ होता है, विकास होता है। इसी प्रकार सामाजिक क्रांति से यहाँ पर छोटे पौधों का मतलब है दलित या जो शोषित वर्ग के लोग हैं, वो लोग बड़े खुश होते हैं। और पूंजीपतियों का यहाँ पर होता है दमन होने से गरीबों और निम्न वर्ग के सामाजिक परिवर्तन का लाभ मिलने लगता है। जब पैसे वालों का पैसा हड़पा जाएगा, बड़ी बड़ी भ्रष्ट कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा, तो गरीबों पर ऑटोमेटिक अत्याचार नहीं होगा, तो गरीबों की सुख सुविधाएं मिलेगी और गरीब थोड़े से अपना इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे या विकास कर पाएंगे। सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के ताक रहे, इसे कवि ने क्या व्यंजना की है? देखो, बादलों के बरसने से अंकुर धरती से बाहर आकर पल्लवित पुष्पित होकर जीवन का लाभ प्राप्त कर सकेगा। जैसे ही बादल बरसेंगे तो धरती अंकुरित होगी और बाहर फूल निकलेंगे, पुष्प निकलेंगे, अलग अलग तरीके की लाइफस्टाइल होगी, मतलब हर किसी को खुशी मिलेगी। इस कथन से कवि ने व्यंजना की है कि क्रांति आने से समाज में जो दबे शोषित पीड़ित लोग हैं वो उन्नति की आशा लगाए बैठे हैं। अगर ऐसी क्रांति होगी या गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम पॉलिसी लाती है जिससे गरीबों का भला हो, तो सेम टू सेम वही, जब बारिश होती है खेत पूरा का पूरा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही वो भी खुश हो जाएंगे, उनको भी उम्मीद थी वो फल मिल जाएगा। ए जीवन के पारावार, बादल के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? तो बादल समय समय पर जल वर्षण करके संसार को नवजीवन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सभी प्राणियों के जीवन रूपी सागर का पोषण संवर्धन करता है, बिल्कुल सही है। इसी विशेषता के कारण बादल को जीवन का पारावार, मतलब कि तुम पार लगाने वाला, अर्थात जीवन दान देने वाला समुद्र कहा गया है। पारावार का मतलब होता है अथाह समुद्र। जब समुद्र में पानी कभी खत्म नहीं होता, अथाह पानी है, वैसे ही कि तू तो बादल ऐसा है कि जीवन को नया एक समुद्र देने वाला है, एक नया जीवन को दान देने वाला है, इसलिए बादल को कहा गया है कि ये जीवन के पारावार। फिर रुद्र कोश है, शुद्ध कोश, इससे कवि का क्या मतलब है? इसमें कवि का आशय ये कि धनवानों के पास अपार धन है परंतु उनका सामाजिक उपयोग नहीं हो रहा, वो तो पैसे तालू में बंद है, वो कोई सोशल यूज नहीं है उनका, वे तो तालू में बंद है। सामाजिक विषमता से अशांति फैल रही है, जिससे जनता में शुद्धता का मतलब असंतोष फैल रहा है लोगों में। अगर वो समाज के अंदर कहीं काम आता पैसा तो कुछ बेनिफिट ही होता, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों में सिर्फ शुद्धता फैल रही है, असंतोष का भाव है, उनको डर लगता है इसके पास इतना पैसा कैसा आया होगा, मतलब लोगों में असंतोष है। और दूसरी बात, उनमें भी असंतोष है, जो पैसे वाले लोग हैं उनको कभी संतोष नहीं होता, वो ये हाई पैसा करते रहते हैं, तो दोनों तरफ ही है। ठीक है, 12वां, चूस लिया है उसका सार। इस पंक्ति में क्या तात्पर्य है, समझ गए होंगे। तात्पर्य ये है कि गरीबों का, किसानों का खून चूस लिया इन पैसे वाले लोगों ने। तो इसका तात्पर्य है कि धनवानों ने दलित, कृषकों एवं शोषितों का भरपूर शोषण कर लिया है। उन्होंने गरीबों के सुख, चैन, शारीरिक शक्ति, आशा, आकांक्षा आदि सभी का सार चूस लिया है। शोषण होने से गरीबों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। पढ़ा था ना अपने, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया है,
बाकी इतने शोषित हैं कि इनका खून मांस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हड्डियों का ढांचा बच गया है क्योंकि ये बहुत शोषित है। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, इसने क्या व्यंजना की गई स्पष्ट कीजिए। ये वही बात है, शरीर का ढांचा बचा है, तो इससे व्यंजना की गई कि समय पर वर्षा न होने से तथा धनिकों मतलब पैसे वाले पूंजीपति लोगों के शोषण से उत्पीड़न कृषक श्रमिक हाड़ मात्र बच गए। हाड़ मात्र का मतलब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है, जबकि बाहें कमज़ोर हैं, शरीर दुर्बल हो गया है, जिससे उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बड़ी चिंतनीय बनी रहती है और वे बादल रूपी क्रांति की आज सिर्फ बादल पर डिपेंड है। अब गरीब किसान आपको पता है हमेशा बारिश के टाइम पर भगवान से न जाने कोई तो पाठ करवाते हैं, कोई सत्संग करवाते हैं, कोई हाथ जोड़ते हैं। किसान हमेशा बादलों से ही उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि भगवान मेगा बरसो ताकि अच्छी फसल हो, कुछ पैसा मिले, क्योंकि गरीब किसान उसकी कोई नहीं सुनता। तो ये चीज़ है, इसलिए उसका शरीर वाली बात अपन ने पढ़ ली। फिर एक गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, इसका आशय बादल राग कविता के आधार पर देना है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर मतलब कवि बादल को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताते हुए कहता है कि बादल आकाश में बार बार गिरकर भी ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। उनमें गर्जन तर्जन तथा ऊपर उठकर वर्षा करने की होड़ लगी रहती है। कभी ये बादल है, कहता ना ये बादली फूट गई, बारिश हो रही है, वहाँ पर बादला है, वो बादली है, सुना होगा। नॉर्मल अपनी भाषा में वर्ड ऐसे होते हैं कि बादली, यहाँ एक छोटी सी बादली आई थी, बारिश करके चली गई, या फिर छोटा सा बादल हुआ था, बारिश, ऐसे हम ऑन वर्ड्स अपन ऐसे बातें करते हैं। तो वही चीज़ें एक दूसरे होड़ रहती है कि यहाँ बारिश कर लूँ, यहाँ बारिश कर लूँ। ठीक है, वे क्रांति लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए बादलों को ऐसा माना गया है कि गगन मतलब आकाश को स्पर्श करते हैं, स्पर्धा धीर। फिर है 2 बड़े क्वेश्चन अपन ने इसमें लिए हैं। बादल राग कविता का प्रतिपाद्य या फिर उद्देश्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 100% आ जाते हैं कि इसका मेन, आपने जो स्टोरी पढ़ी है, ये जो कविता पढ़ी है, इससे आपने क्या सारांश, क्या बात सीखी, क्या उद्देश्य है। तो बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्रांतिकारी भावों से पूरित कविता है। इसमें कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है कि जिस प्रकार सूखी उजाड़ प्यासी धरती को बादल वर्षा द्वारा संचित कर तृप्त कर देते हैं, हरा भरा कर देते हैं, एकदम खुशहाल कर देते हैं, वैसे ही भूखे गरीब किसान वे मजदूरों की आशाओं का संबल बनते हैं। गरीबों का भी तो बादल ही संबल बनते हैं, गरीब किसान उस पर डिपेंड रहते हैं, गरज बरस कर नवजीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक उसी तरह कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। क्रांति के प्रतीक बादलों की गर्जना सुनकर पूंजी वर्ग भयभीत हो जाता है, जबकि कृषक वर्ग व आशा भरे नेत्रों से आंखों से ही देखता रहता है। बड़े बड़े पूंजीपति लोग या धनिक अपने ऊंचे पहुनों से आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं, पर क्रांति का स्वर जैसे ही सुनते हैं उन्हें वो कंपित कर देते हैं, उनको डर लगता है। ठीक है, तो इस क्रांति की बाढ़ में शोषित वर्ग ही लाभान्वित होता है। जब ऐसी क्रांति आती है, बादल बरसते हैं या फिर ऐसी कोई भी सामाजिक क्रांति आती है, तो इससे जो शोषित वर्ग है वो लाभान्वित होता है। अतः समाज में शोषितों को उनका अधिकार दिलाने हेतु क्रांति की आवश्यकता है। और इस मूल स्वर को प्रकट करते हुए कवि ने सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्य का यथार्थ चित्रण इस अपनी कविता में किया है। और हमें भी सीखने को मिलता है कि गरीबों की, किसानों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, और सरकार ऐसी पॉलिसी नीतियाँ लानी चाहिए कि जिससे ये पैसे पूंजीपति लोग, इनकी भी छानबीन हो, जांच हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और किसानों का, गरीबों का हमेशा, आपने देखा होगा हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन किसानों का जो अनाज है वो आज भी वही रेटें हैं, कोई 100, 200, 500 रुपये बढ़े होंगे, बाकी उनकी रेटें उतनी नहीं बढ़नी चाहिए। दान अनाज महंगा होना चाहिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से पैदा किया जाता है। ये पूंजीपति लोग तो बैठे बैठे खाते हैं। आज पेट्रोल, डीजल, इन जितनी भी चीज़ें जो मार्केट में मिलती है वो बहुत महंगी मिलती है, जबकि किसान जो अनाज माते हैं वो सिर्फ भोंगड़ों की रेट होती है। और ये जो जितने भी बढ़िया धनिये सेठ जो होते हैं, ये उस टाइम पे क्या करते हैं, जब किसानों से जो दान अनाज खरीदते हैं उस टाइम पर मनचाही रेट फिक्स कर लेते हैं। तो ये MSP लागू होनी चाहिए, जैसा भी पंजाब के किसानों ने जो आंदोलन किया था, वाकई सरकार को झुकना पड़ा, तो वो सब होना चाहिए। किसान अपना हित मांग रहे, बड़ी मुश्किल से धान पैदा होता है, सर्दी गर्मी में क्या हालत हो जाती है, ठंड में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, फिर भी वो फंवारे पलटते हैं और फसल का ध्यान रखते हैं। फिर भी कभी ज़्यादा पाला पड़ जाता है तो नुकसान हो जाता है, कभी जो आवारा पशु वो खा जाते हैं, किसान करे तो क्या करे। इसलिए किसानों के लिए हमेशा ऐसी नीतियाँ और होनी चाहिए। इस कविता से हमें ये कुछ सीखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और, निराला द्वारा रचित कविता बादल राग शीर्षक की सार्थकता औचित्य सिद्ध कीजिए। मतलब जो निराला जी ने ये जो अपने शीर्षक या जो हेडिंग रखी है बादल राग, क्या इसका औचित्य सिद्ध करना, मतलब क्या ये वाकई सही है, ठीक है, उसको सिद्ध करना है।
तो देखो, कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकर्षित करती है क्योंकि बादलों के भीतर सृजन की ताकत और ध्वंस का सामर्थ्य रहता है। ये बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। ठीक है, बादल शोषित वर्ग के हितैषी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है। इस कविता ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। लघु मतलब छोटे जो मानव है, किसान लोग, गरीब लोग, वो दलित लोग, उनकी खुशहाली की बात करी है। किसानों और मजदूरों की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है, और क्रांति सदैव वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। अपन को ही पता है, हमेशा क्रांति जो बेनिफिट ही करती है, जो वंचित हैं लोग, जिनको कुछ हक नहीं मिला है, उनके लिए काम करती है। इसलिए कवि बादलों को गर्जना के साथ बारिश करने या क्रांति करने को कहता है। अतः कथन अनुसार शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, उचित है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सा ये चैप्टर था। अपन ने पहले इसकी व्याख्या करी, बड़े शानदार तरीके से व्याख्या करी। उसके बाद में इनके जो क्वेश्चन आंसर है 16 क्वेश्चन समथिंग 15-16 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए आपके लिए। इनको बड़े ढंग से देख के समझ के चला जाना, पूरा पेपर इन्हीं में से बनेगा, ये गारंटी है। अच्छे से मेहनत करनी है, छोटी मोटी लिख के याद करा करो, ताकि छोटी मोटी जो गलतियाँ होती लिखने में वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके।